नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में माय इंग्लिश क्लासेस उत्तराखंड में। और आपके पर्सनल कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो एग्ज़ाम जो आगे होने वाली है 27 और 28 दिसंबर को, तो उसके लिए स्पेशल हम अंग्रेजी स्तर, जैसा कि हम विज्ञप्ति में देखते हैं कि 10वीं क्लास तक का रहने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। और वो आपके 27 और 28 के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो वीडियो एग्ज़ाम जो होने वाला है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए हम स्पेशल कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। स्पेशल इंग्लिश क्लास, उसमें हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करने वाले। तो कक्षा 10 के स्तर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले नरेशंस की चर्चा करेंगे। वैसे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है नरेशंस की। तो नरेशंस में क्या है, हमें मुख्यतः 3 प्रकार के चेंजेस है वो करने होते हैं। एक चेंजेस होता है वो प्रोनाउन रिलेटेड होता है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होगा वो सूत्र के अकॉर्डिंग, जैसे आपको याद भी होगा 123/सन, यानी एक सूत्र बना हुआ है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रोनाउन संबंधी चेंजेस होते हैं। यानी 123 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और सन का मतलब हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नो चेंज। यानी हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन आते हैं, यानी इनवर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में यदि कोई फर्स्ट पर्सन आता है, यानी आई और वी इसके को कहे जाते हैं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी विदाउट जो इनवर्टेड कोमा वाला वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है यानी यू आता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आता है यानी ही, सी, इट, दे आता है, किसी का नाम आता है, तो हम वहां पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया प्रोनाउन संबंधित बदलाव नरेशंस में। फिर दूसरा जो बदलाव होता है वो होता है टेंस रिलेटेड, यानी टेंस के जितने भी बदलाव होंगे वो नरेशंस में हमेशा पास्ट टेंस में चले जाएंगे। यानी आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो अपने पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो वो अपने पास्ट कंटिन्यूज में चले जाएगा। इसी प्रकार परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूज है वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चलता जाएगा। तो हमें ध्यान में यहाँ ये रखना है कि पास्ट जो इंडेफिनिट है वो जाएगा, यानी डिड या फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड में और थर्ड फॉर्म में। ये एक विशेष ध्यान रखने की बात है। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में डिड या क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, तो हमें याद रखना है कि ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म में। और यदि पास्ट कंटिन्यूज आता है तो वो अपने अगले कंटिन्यूज में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदल जाएगा। और ये में ये भी ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, यानी पास्ट परफेक्ट यानी हैड क्रिया की थर्ड और हैड बीन क्रिया की आईएनजी वाली फॉर्म, यहाँ पर नरेशंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। और टेंस संबंधी चेंजेस में हमें ये भी ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यदि सार्वजनिक सत्य की बात हो, यदि कोई जियोलॉजिकली बात हो, कोई मैथमेटिकली बात हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शंस की बात हो, तो भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे। वैसे हमने विस्तार से बात कर ली थी। इन रिवीजन मैं ये क्लास लेके आया हूँ ताकि आगे वाले एग्जाम में आपके लिए थोड़े से इजी रहे। तो दूसरा जो चेंजेस होगा वो टेंस संबंधी, टेंस हमेशा अपने पास्ट में चले जाएंगे। मॉडल है, मॉडल अपने पास्ट रूप में चले जाएंगे। यानी हम बात करते हैं जैसे साल है तो साल का पास्ट रूप शुड होता है, इसी तरह का विल है, विल का वुड होगा, केन है, केन का कुड होगा। तो मॉडल्स है वो अपने पास्ट रूप में चले जाएंगे। ये हो गया टेंस संबंधी बदलाव। उसके अलावा कुछ टाइम एंड प्लेसेस रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे हियर का दियर हो गया, इसी प्रकार टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया। तो ये सारे बदलाव होते जाएंगे। तो नरेशन इस एक क्वेश्चन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फॉर रिवीजन के लिए। तो आपने समझा नरेशन में हमें 3 ही प्रकार के चेंजेस करने हैं। एक तो प्रोनाउन संबंधी चेंजेस, एक टेंस संबंधी चेंजेस और एक टाइम एंड रिलेशन संबंधी चेंजेस। और कुछ विशेष हमें बातें ध्यान में रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो,
रिपोर्टेड स्पीच चाहे इंटरोगेटिव फॉर्मेट में हो या चाहे इंपेरेटिव फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं, तो ये हमेशा असर्टिव फॉर्मेट में ही बनेगा। असर्टिव फॉर्मेट का मतलब हो गया यानी कर्ता आएगा, कर्ता के बाद आगे कर्म चलता रहेगा। असर्टिव का जो फॉर्मेट है, हमने सेंटेंस फॉर्मेट देखे थे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलाव होंगे। जैसे ये वाक्य उदाहरण के रूप में हमने लिख रखा है, राम सेड टू हिज चाइल्ड डू यू वांट बलून्स। तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट में इसका हम आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड। अब मुख्य इंपॉर्टेंट बात नरेशन में ये है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में बदलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमें ध्यान में रखना है, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी। यानी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो बदलेगी टोल्ड में, और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड बदलेगी आस्क्ड में, और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये उसके भाव अनुसार यानी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड उसमें बदलेगी, और यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो ये बदलेगी एक्सक्लेम्ड विद, जो भी एक्सक्लेमेशन होगा यानी सोरो का है तो सोरो का, जोय का है तो जोय का, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। तो ये भी ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चेंज होती है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसकी ये कंडीशन वैसे आपको मालूम है कि टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो सैड है वो सैड में ही रहने वाला है हमेशा, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच है वो है इंटरोगेटिव फॉर्मेट में, तो इसलिए सेड जो आएगी वो आएगी आस्क्ड में, राम आस्क्ड हिज चाइल्ड। अब दूसरी जो कंडीशन बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाते हैं, और इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो हमें कनेक्टिंग की जरूरत पड़ती है, जो वाक्य को कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग वर्ड, वो भी अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आएगा। यानी वाक्य असर्टिव में है तो कनेक्टिंग वर्ड आता है दैट, वाक्य यदि इंटरोगेटिव में है तो यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ आता है, और WH वर्ड से शुरू होता है तो वही WH वर्ड कनेक्टिंग के रूप में आता है, और वाक्य यदि इंपेरेटिव में है तो कनेक्टिंग वर्ड टू आता है, एक्सक्लेमेटरी भी दैट आता है। वो अलग अलग सेंटेंसेस जो हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर देखो डू से शुरू हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिंग वर्ड आएगी इफ। हमने ये ध्यान में रखना है कि वाक्य इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव फॉर्मेट में होगा। असर्टिव फॉर्मेट का रूल है कि पहले कर्ता आएगा। हम कर्ता को यहाँ पहले उठाएंगे, कर्ता कौन है, यू। हमें पता है यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हिज चाइल्ड, हिज चाइल्ड। अब लड़का है लड़की कॉमन है तो हम किसी को रख सकते हैं, लड़का को रख सकते हैं, लड़की को रख सकते हैं, चलिए लड़का रखते हैं, ही हो जाएगा इफ ही। अब दूसरा जो इसमें डिफिकल्टी वाली बात यही होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डू और डज से शुरू, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि यदि हम वाक्य की पॉजिटिव सेंस लेते हैं तो वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। नेगेटिव सेंस में ही डिड का प्रयोग होता है, पॉजिटिव सेंस में केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है कि डू की जगह हम डिड कर देते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने रखा है। तो क्या हो जाएगा, ही वांट क्रिया है तो वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड, आगे जो भी है वो लिख देंगे बलून्स, और ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी और क्वेश्चन मार्क भी ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि वाक्य असर्टिव में बदल गया। तो इस प्रकार से नरेशन कहीं भी आए तो घबराइएगा मत, इन नियम को ध्यान में रखना है। नरेशन एकदम इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला वाक्य हमने रखा है वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो एक स्लोगन याद रख लीजिएगा, कर्ता को तुम कर्म बनाओ कर्ता, क्रिया की तुम थरी लगाओ बाय जाओ भरता। यानी एकदम इजी एक स्लोगन है। इस स्लोगन से आप पैसिव एक्टिव को आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हो। तो देखिए वाक्य देखिए, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स। तो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर जो टेंस संबंधी बदलाव होंगे पैसिव में, एक्टिव पैसिव में जो टेंस संबंधी बदलाव होते हैं वो अपने कंटिन्यूस टेंस में चले जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाएगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज है तो
वो इज एम आर क्रिया की थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। कंटिन्यूज है तो वो कंटिन्यूज में रहने वाली है, यानी इज एम आर है तो इज एम आर में रहेगी। और हैज हैव है तो अपने अगले कंटिन्यूज यानी परफेक्ट कंटिन्यूज में, हैज बीन हैव बीन में। और इसी प्रकार हम डिड की बात करते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो वो वॉज वर में, क्रिया की थर्ड फॉर्म में। पैसिव का मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये आप बात नोट कर लीजिए, दिमाग में रखिए कि एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो क्रिया की ऑलवेज हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त होगी। यानी पैसिव थर्ड फॉर्म का मतलब ही आता है पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है, क्रिया की हमेशा फॉर्म वो थर्ड रहेगी। हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है, वो अपने अगले कंटिन्यूस टेंस में चलती जाएगी। देखिए ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम इसको बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हम कंटिन्यूस टेंस की रहेंगे, क्रिया की फॉर्म है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहने वाली है। देखिए यहाँ पर कर्ता है डॉग्स और कर्म है कैट्स, तो हम कर्म को कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कैट्स। अब यहाँ पर चेज क्रिया की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये अपने हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जाएगा, तो इज एम आर में से कैट्स बहुवचन है तो आ जाएगा आर, कैट्स आर। अब ये जो भी वर्ड है एडवर्ब है वो हम रख देंगे ऑलवेज। क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म रखनी है हमें, चेज है तो चेज का चेज्ड हो जाएगा, और हमें करता है उससे पहले बाय लगाना है, बाय डॉग्स। तो हमें ध्यान में रखना है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूज आया है तो आईएनजी हटाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि ये वाक्य ऐसे होता डॉग्स आर चेजिंग कैट्स, तो हम क्या करते कैट्स आर बीइंग चेज्ड बाय डॉग्स, ये हो जाता। और ये वाक्य ऐसे होता हैव डॉग्स हैव चेज्ड कैट्स, तो क्या करते हैं हम कैट्स हैव बीन चेज्ड बाय डॉग्स। तो इसी प्रकार है वो टेंस हेल्पिंग वर्ब के लिए अपने अगले कंटिन्यूज में जाएगा, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, और जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे पहले बाय का प्रयोग करना है। चलिए ये हो गया पैसिव। पैसिव में कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पैसिव में भी आप ये स्लोगन ध्यान में रखोगे, टेंस का ध्यान में रखोगे तो आसानी से हल कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया डिटरमिनर से, आर्टिकल से। तो देखिए आर्टिकल हमें ध्यान में रखना है ए और एन, ये तो है निर्धारित या निश्चित, और ए और एन ये तो है अनिश्चित, और ये है निश्चित, यानी ये इंडेफिनिट है और ये है डेफिनिट। तो इंडेफिनिट ए और एन, जहां पर इंडेफिनिट की बात होती है तो ए एन का प्रयोग होगा। और हिंदी वाले हमें स्वर ध्यान में रखने हैं, हिंदी वाले जो स्वर हैं उनसे यदि किसी शब्द की शुरुआत होती है तो एन का प्रयोग होगा, और हिंदी वाले व्यंजनों से किसी स्वर के किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत होती है तो एन का प्रयोग होगा। और जो डेफिनेट है उनके लिए द का प्रयोग होगा ही। जैसे द के लिए हमने आर्टिकल के लिए हमने विस्तार से क्लास भी ली थी, कक्षा में आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट का जो उच्चारण है वो इस प्रकार से हो रहा है, और ये स्वर है तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर देखो बात सब्जेक्ट, ये जो नाउन है वो तो ये स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है वो तो स्टूडेंट है, बट इसका जो क्वालिफाइंग वर्ड है यूनिवर्सिटी, उसका जो उच्चारण है वो हमें ध्यान में रखना है। यूनिवर्सिटी का उच्चारण यू से हो रहा है, भले ये इंग्लिश का वोवल है बट हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं तो यू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा, यानी ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आर द का हमने पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग, जो यूनिक है उनके लिए द का प्रयोग, तो ये भी ध्यान में रखना है। और वैसे हमने ध्यान में रखने के लिए कुछ एक्सेप्शन की बात की थी, जैसे हेवन, पार्लियामेंट, इनके साथ कोई भी वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने प्रीपोजिशन से लिया है। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रश्न वाक्य है राम लिव्स जोधपुर, he always jumps river bath, he has a horse loin।
तो देखिए हमने बात की थी विस्तार से कक्षा में एट, इन, ऑन, इनकी स्थान के लिए भी बात की थी और समय के लिए भी बात की थी। यानी छोटा समय छोटा स्थान है तो एट, बड़ा समय बड़ा स्थान है तो इन, और किसी के ऊपर है तो ऑन, और जैसे वार का नाम है, किसी ओकेजन स्पेशल यानी दीपावली होली है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जोधपुर बड़ा स्थान है तो क्या हो जाएगा इन। राम लिव्स इन जोधपुर, ही ऑलवेज जम्प्स। अब यहाँ पर इन और इन के लिए हमने बात की थी, जहाँ पर स्थायित्व होता है वहां पर इन, और जहाँ पर गति होती है वहां पर इनटू। तो रिवर में यहाँ पर गति होती है, स्नान करने के लिए जंप लगाया जाता है तो इनटू, क्रिया जंप है, क्या हो जाएगा इनटू। इसी प्रकार ही हैज ए हॉर्स अलोइन, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब यानी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, यानी इसके अतिरिक्त भी जानवर है। लोइन के अतिरिक्त भी उसके पास हॉर्स है, ये भी ध्यान में रखना है। यानी प्रीपोजिशन की हमने विस्तार से क्लास में चर्चा की थी, ये एक शॉर्ट के रूप में या रिवीजन के रूप में आपको याद दिलाने के रूप में मैंने प्रश्न लिखा है। तो जहां पर गति हो वहां पर इनटू, जहां पर स्थायित्व हो वहां पर इन, और बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। इसी प्रकार हमने बिटवीन की बात की थी, अमोंग की बात की थी, सभी के बीच में हो तो अमोंग, और दो के बीच में हो तो बिटवीन। इसी प्रकार किसी के आर पार हो तो अक्रॉस। तो ये सारे प्रीपोजिशन है वो यूज होते जाएंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो वर्ब से लिया है, टेंस से लिया है, और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो भी हम साथ में बात कर लेते हैं। से राम प्रैक्टिस हिज लेसन डेली। तो एडवर्ब से हमें पता चल जाएगा, वाक्य की सेंस से हमें पता चल जाएगा कि वाक्य कौन से टेंस का है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्रिया भरनी है। यहाँ पर डेली से पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम राम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहाँ पर राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और इसका प्रयोग होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड की बात करें तो जैसे प्रैक्टिस है, उसका नाउन रूप होता है प्रैक्टिस। ये सीई जब आ जाता है तो ये नाउन हो जाएगा, वहां पर ये गलती है, ध्यान में रखना, क्योंकि हमें क्रिया फिल करनी है तो नाउन फिल नहीं कर सकते। ये नाउन है और ये क्रिया है, एसई क्रिया है और सीई नाउन है। इसी तरह एडवाइस की बात करते हैं तो सीई आता है तो वो नाउन है, और एसई आता है वो क्रिया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आई होप ये रिवीजन क्लास हम सभी के लिए लाभकारी और फायदेमंद रहने वाली है। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।